नमस्कार मेरे प्यारे वीर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और मेरे प्यारे मित्र, आज हमारी क्लास नंबर 44 है। इसके पहले हमने 43 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। वर्दी तो आपको दिलाकर ही रहेंगे गाइस। अगर आप डेली और लगातार क्लासेस को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिल जाएगी। मेरे प्यारे मित्र, आज हमारी क्लास नंबर 44 है। इसकी पहले की सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर पा जाएंगे और सारी क्लास जो है वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अब आइए गाइस, हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। मेरे प्यारे मित्र, आप यहाँ पर देख लो। माँ के सपने और पिता की मेहनत की बस एक छोटी सी कीमत चुकानी है। उनकी खुशी के लिए ही सही तुम्हें अपनी मंजिल पानी है। मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है कि माँ के सपने और पिता की मेहनत की बस एक छोटी सी कीमत चुकानी है। उनकी खुशी के लिए ही सही तुम्हें अपनी मंजिल पानी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब प्यारे भाई बहन अगर पूरी जी जान और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिल जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ ताकि आप सबको वर्दी मिल जाए। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप दिन रात एक करके और मेहनत, लगन और निरंतरता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सबको वर्दी मिल जाएगी। आप सबके माता पिता के सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। बस मेरे प्यारे भाई, आपको हौसले को अपनी ऊर्जा देते रहना है, हार नहीं मानना है। क्योंकि गाइस, अगर आप हार मान जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे मित्र, आप हार बिल्कुल भी ना मानिएगा। आप बिल्कुल जी जान लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। माँ के सपने और पिता की मेहनत की बस एक छोटी सी कीमत चुकानी है। उनकी खुशी के लिए ही सही तुम्हें अपनी मंजिल पानी है और उनको वर्दी पहनकर दिखानी है। तो आइए मेरे प्यारे मित्र, बढ़ते हैं इसी आशा, इसी उम्मीद और इसी जोश के साथ पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताएंगे सही आंसर क्या होगा। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि शिकार, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। शिकार ही उनका मनोरंजन साधन था। जुआ तो हो नहीं सकता भाई, संगीत का कुछ मतलब नहीं, घुड़सवारी तब पता ही नहीं था, तब घोड़े का तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि सबसे पहले कुत्ता पाला गया था। तब घुड़सवारी कहाँ से आ जाता। तो शिकार ही उनका मनोरंजन का साधन था। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके सामने नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। आप सबको यहाँ पर बताना है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था। भेड़, बकरी, कुत्ता या फिर घोड़ा। बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह क्लास को और आगे देखने से पहले इस क्लास को दिल की गहराइयों से एक बार लाइक कर देंगे, क्योंकि गाइस आप सबका फर्ज बनता है कि कम से कम इस क्लास को लाइक करने के बाद ही आप देखें। क्योंकि आप सब प्यारे मित्र को लगता है कि इस क्लास में मेहनत लगती है, तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि इस क्लास को कम से कम लाइक तो कर ही दिया करें। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, कुत्ता जो है ये नवपाषाण काल के द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा खोजा गया था। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, सबसे पहले इसमें कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। हड़प्पा ही सबसे पहले खोजा गया था। और ये कब खोजा गया था ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र, ये कब खोजा गया था। 1921 में। किनके द्वारा खोजा गया था। दयाराम सहनी के द्वारा। दयाराम सहनी के द्वारा ये खोजा गया था। सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा था, हड़प्पा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इसका आंसर आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म डैश 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 में हुआ था। अब आपसे कुल मिलाकर के आपसे यहाँ पर ये पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था। मैंने लगभग जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हर एक क्वेश्चन में आप सबको ट्रिक बताई है और लगभग आप सबको याद भी हो गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। आज इस वीडियो में ट्रिक आपको नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में बताई है। आप बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा।
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, लुम्बिनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है। आपसे यहाँ पर कुल मिलाकर के पूछा गया कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है। एक विजेता, एक परिमोचक, या फिर एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, या फिर एक भ्रमणकारी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपका क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। जो भी ऑप्शन नंबर सी बताने हैं मेरे प्यारे मित्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई की गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 2002 और 2004 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। आप सबने यहाँ पर बता दिया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपने बता दिया कि लुम्बिनी में। आपको बताना है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम सिंह ने लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। प्रथम साम्राज्य निर्माता अगर आपसे बात की जाती है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, मौर्य वंश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश आपका जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था। आप सबसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन भारत नहीं आया था। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या होगा। नई दुनिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? आप सबको पता होगा, नई दुनिया की खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी, और यही भारत नहीं आया था, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये भारत नहीं आया था। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, सबसे पहले पुर्तगाली में कौन आया था, यूरोपीय व्यापारी सबसे पहले कौन आया था? तो वो था गाइस वास्को डी गामा, जिन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी, और इन्होंने ही भारत की खोज की थी। और कब की थी? तो याद रखना 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये भारत नहीं आया था, और क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा नई दुनिया की खोज की गई थी, यानी अमेरिका की खोज। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। मेरे प्यारे भाई सिंपल तरीके से कहा जाए तो आपसे ये पूछा गया है कि मेगास्थनीज के द्वारा निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा मेरे प्यारे मित्र। मैगस्थनीस द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं इंडिका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे मित्र कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी या फिर एलुवियल सॉयल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं एलुवियल सॉइल या फिर जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है। अभी आपसे कहा क्या गया कि यहाँ पर आप देख लो, बताया क्या गया आपसे कि इसमें सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थों की अधिकता जो है किस मिट्टी में होती है, तो आपने क्या बताया, जलोढ़ मिट्टी में। और आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया मेरे प्यारे मित्र कि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है। उपजाऊ का मतलब है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होगी, वही तो सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी ना। बिल्कुल, तो जलोढ़ मिट्टी जो है यही सबसे अधिक उपजाऊ भूमि होती है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे मित्र, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निश्चिंत रहिए मेरे प्यारे भाई, आप सबको वर्दी मिलेगी, लेकिन आपके अंदर हौसला होना चाहिए। और अगर आपके अंदर जज्बा है और अगर आप उसे कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे हैं तो आप सबको वर्दी मिलेगी मेरे प्यारे भाई। और मैंने जानकारी भी दे दी है कि कब अब तक कुल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, कितने कंपटीशन हो सकते हैं। मैंने सारी जानकारी आप सबको दे दी है। बीच बीच में इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो लेकिन आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है मेरे प्यारे भाई, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। तो आप जी जान लगाकर तैयारी कीजिए, पूरी इसमें ताकत झोंक दीजिए एक वर्दी पाने के लिए। तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिल जाएगी, आप सबके सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे मित्र, आप सबको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट देंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं रेगुड़ मिट्टी। देखो, आप सबको पता है कि कपास की मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गाइस ये टूटे फूटे चट्टानों से मिलकर भी बनी होती है, ठीक है। तो रेगुड़ मिट्टी जो है ये काले कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। और इसीलिए काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है, काली कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत था इसीलिए मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पुस्तक दरिद्र नारायण के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। पुस्तक दरिद्र नारायण के लेखक कौन है। वैसे तो आपको गाइस इसका सही आंसर मिलेगा महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी अगर ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तो याद रखना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ए आंसर जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। अब आपसे सिंपल तरीके से कहा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई है। नयचंद्र के द्वारा, या फिर अमोघवर्षा के द्वारा, या फिर विज्ञानेश्वर के द्वारा, या फिर कंबन के द्वारा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा गया है कि ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है। इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। फटाफट आंसर देंगे, सही आंसर क्या होगा। तो देखो, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सत्यार्थ प्रकाश जो है ये हिंदी भाषा में लिखी गई है, और किनके द्वारा लिखा गया है आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है। याद रखना मेरे प्यारे मित्र, दयानंद सरस्वती के द्वारा ये जो है ये पुस्तक लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। ये ग्रंथ लिखा गया है। तो सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया, हिंदी। किनके द्वारा लिखा गया, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि माटी की मूर्त
पुस्तक के रचयिता हैं। आपसे ऑप्शन में माटी की मूर्तियों के नाम से भी दिया जा सकता है, तो इसको लेकर के आप भ्रमित बिल्कुल भी ना होइएगा, ठीक है। माटी की मूर्त पुस्तक के रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है। मेरे प्यारे मित्र, मैं आप सभी प्यारे भाई बहन से एक बार दिल की गहराइयों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं, आपके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं ताकि आप सबके सपने पूरे हो जाएं, और अगर आप सब ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार प्यारे भाई बहन जो भी क्लास को लाइक नहीं किए हैं एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे, क्योंकि मैं जितनी भी कोशिश कर सकता हूं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं। जितनी भी मैं आपको कंटेंट देता हूं बिल्कुल फ्री में देता हूं, क्लासेस भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलती हैं, आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। मैंने ये ठाना है कि जितने भी मेरे प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या फिर जो भी मेरे प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक स्थिति ठीक है या नहीं ठीक है, कुछ भी मतलब हो, मैं कुछ भी कर सकता हूं आपके लिए, सब कुछ मैं आपके लिए फ्री में करूंगा, ठीक है। लेकिन आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम इस क्लास को लाइक तो कर ही दिया करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर लाइक करने में आपके अकाउंट से आपके पैसे कटते, अगर आपके 90 पैसे भी कटते ना लाइक करने में, तो मैं आपसे कभी नहीं कहता कि आप क्लास को लाइक कर दो। लेकिन मुझे पता है कि लाइक करने में एक भी पैसे आपके नहीं लगेंगे, बस केवल और केवल आपके प्यार की जरूरत है। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। तो माटी की मूरत पुस्तक के रचयिता कौन है, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं राम वृक्ष बैनीपुरी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। राम वृक्ष बैनीपुरी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, मेरी 51 कविताएं किनकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है मेरी 51 कविताएं ये जो है किनकी रचना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मेरी 51 कविताएं ये रचना लिखी गई है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की युवान कहाँ की मुद्रा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताएंगे युवान जो है ये कहाँ की मुद्रा है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि चीन की मुद्रा युआन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, चीन की राजधानी कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा कौन सी है, युआन है, ठीक है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं चीन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि इंग्लैंड की मुद्रा कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। इंग्लैंड की मुद्रा कौन सी है। तो मेरे प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो भी मेरे प्यारे मित्र बता रहे हैं कि पाउंड स्टर्लिंग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड की मुद्रा कौन सी है, पाउंड स्टर्लिंग, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आपके सामने पूछा गया क्वेश्चन कि क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 5 बार बार आया हुआ है, तो आपसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मेरे प्यारे मित्र, याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत है। क्षेत्रफल में कौन सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाता है तो आप याद रखना राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जनसंख्या की दृष्टि से तो अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर पूछा गया था तो राजस्थान आपका सही होगा। अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, उसके बाद कम, और उसके बाद कम, और उसके बाद कम किस राज्य का होगा। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि सबसे नंबर 1 पर आता है राजस्थान, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र, और फिर आएगा आंध्र प्रदेश। यानी कि पहले आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, और फिर आएगा वी। तो CADV, CADV, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं गोवा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो है ये सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे मित्र
निम्नलिखित में से भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अब आपसे कहा क्या गया, भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर आपको बीच में भारतवर्ष दे दिया जाता है मेरे प्यारे मित्र, तो याद रखना सिक्किम जो है ये भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। ठीक है। अगला, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट कितना है मित्र, आप देख सकते हो, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए गुजरात बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात जो है मेरे प्यारे मित्र ये सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने पूछा गया है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि झारखंड के धनबाद में है, बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे मित्र। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड के धनबाद में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आप क्लास को अंत तक देखिएगा, अभी हम फिजिक्स क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में जीके प्लस साइंस के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप फिजिक्स क्वेश्चंस को भी देख करके ही जाइएगा क्लास की। ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है मित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पर स्थित है? पूसा आपको मिल गया ना, आप सबको पता है कहाँ है, बिहार में। और ये जो कैसे ये आरआरबी महेंद्र घाट पटना में पूछा भी गया है। ठीक है। तो बिहार में है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप सब प्यारे भाई बहन से एक बार फिर से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि इस क्लास को कम से कम लाइक तो कर ही दिया करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सिर्फ इसलिए मत पढ़ो क्योंकि हर कोई तुम्हें पढ़ने के लिए बोलता है। अरे जरा एक बार सोचो, क्या सपने पूरा करने के लिए तुम्हारा खून नहीं खौलता है? और मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये पता है कि आपको एक वर्दी पाने के लिए आपके अंदर खून ज़रूर खौल रहा होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आप सिर्फ इसलिए मत पढ़ो क्योंकि हर कोई तुम्हें पढ़ने के लिए बोलता है। अरे मेरे प्यारे मित्र, एक बार ज़रा सोचो कि क्या आपको अपने सपने पूरे करने के लिए तुम्हारा यानी कि अपना खून नहीं खौलता है? अगर खौलता है तो आपको इसे ठंडा करने के लिए जी जान लगाना होगा और आपको एक वर्दी पाना होगा। इसीलिए कहते हैं ना, जो भी गाइस आप जी जान लगाकर तैयारी करोगे आप सबको वर्दी जरूर मिल जाएगी। तो अब आइए हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए, कहने का मतलब आपसे ये कहा गया कि द्रव के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। अब आप यहाँ पर ये याद रखना मेरे प्यारे भाई, आपसे कहा क्या गया, द्रव के घनत्व को मापने के लिए। द्रव आपसे दे दिया गया ना, अगर आपको दूध दे दिया जाता दूध के घनत्व को, तो आप कहते लोग लैक्टोमीटर। ठीक है। लेकिन अगर आपको केवल और केवल द्रव के पदार्थ या तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए कहा जाता है तो आप कहेंगे हाइड्रोमीटर। क्या कहेंगे? हाइड्रोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। अब जहाजों में ये आपसे कहा गया। अब यहाँ पर जहाज जो होगी वह कौन सी होगी, ये गाइस होगी पानी की। ठीक है, पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे भाई। याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। अब आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया, जो मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया कि अगर आपको तरल पदार्थ के घनत्व की बात की जाती है तब आप कहेंगे हाइड्रोमीटर। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है या फिर दूध के घनत्व का निर्धारण किस उपकरण के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, तब आप कहेंगे लैक्टोमीटर। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं लैक्टोमीटर, बिल्कुल परफेक्ट होगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपके सामने कि किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है। 25 से 30 साल तक की होती है दक्षता, यानी कि चलने की उम्र। तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डीजल इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है। घर के बिजली का बिल यानी कि अगर आपके घर में बिजली लगा होगा तो आपके घर में बिजली का जो बिल आता है वो किसके आधार पर आता है। आपको पता होगा मीटर लग चुके हैं और आपसे ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा वॉट के बल्ब ना जलाएं, ज़्यादा वॉट के उपकरण का उपयोग ना करें। अगर आप 100 वाट का बल्ब जलाएंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा एक एलईडी के मुकाबले। एलईडी जो होता है ये 10 वाट का होता है, तो 10 वाट के मुकाबले 100 वाट का अगर आप बल्ब जलाएंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो कुल मिलाकर के ये किसके आधार पर आता है, वॉट के आधार पर आता है। तो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी, वाट के आधार पर घर के बिजली का बिल आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाट। वाट जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। याद रखना मेरे प्यारे मित्र, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने कि घरेलू फ्यूज तार। घरेलू फ्यूज तार कहने का मतलब है आउट प्रोटेक्टिंग डिवाइस का होता है गलनांक कैसा, अति उच्च, निम्न, उच्च या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि निम्न गलनांक होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। याद रखना घरेलू फ्यूज तार का गलनांक जो होता है ये कैसा होता है, निम्न गलनांक होता है। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा इसका गलनांक तो निम्न होता है लेकिन इसका प्रतिरोध जो होता है ये कैसा होता है, उच्च होता है। अगर प्रतिरोध उच्च होगा तो गलनांक निम्न होगा, याद रखना ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट कि रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि एसी को डीसी में बदलने के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने कि जिन पदार्थों के में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। अब आपसे कहा किया गया कि जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। विद्युत के प्रवाह के बीच में आने वाले अवरोधों को विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है और अगर अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है तो उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं विद्युत रोधी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं। सुचालक का मतलब क्या होता है कि जिसमें विद्युत का चलन हो सके। तो एल्यूमिनियम में, यहाँ पर एल्यू है ठीक है, एल्यूमिनियम में तो हो भी सकता है, टंगस्टन तो होगा ही क्योंकि जो गाइस बल्ब होता है उसका जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन का ही होता है। फिलामेंट जो है किसका बना होता है, टंगस्टन का ही होता है। निकल में भी होगा लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है चीनी मिट्टी के बर्तन, इसमें तो गाइस विद्युत का सुचालक कुछ भी नहीं हो सकता है, विद्युत का संचलन हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपके सामने मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितने डिग्री का। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, याद रखना 18 डिग्री का बनाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं 18 डिग्री का बिल्कुल करेक्ट होगा। हवा में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है। मित्र इंपॉर्टेंट बहुत है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
देखो जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें, ठीक है। जैसे मैं राइट आंसर पर टिक करूं आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। हालांकि इसकी पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी ही, तो आप टेलीग्राम पर भी जाकर के पीडीएफ देख सकते हो, है ना। हवा में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है? जो भी प्यारे भाई बहन बताने की निरपेक्ष आर्द्रता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला कि एलईडी, एलईडी का पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म क्या होता है? बताएंगे राइट क्या होगा? तो देखो लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर डी जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रेखीय संवेग संरक्षण जो है ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? देखो गाइस आपसे पूछा जा सकता है कि रॉकेट का सिद्धांत जो है ये किसके आधार पर होता है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही होता है। और याद रखना रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और आप सबको एक बार बता दें कि हिंदी की डेली क्लासेस आपकी शाम 7 बजे होती हैं। जीके प्लस साइंस की क्लास डेली शाम 7:30 बजे आपकी शुरू हो जाती है। रीजनिंग की क्लास रोज सुबह 10 बजे, मैथ की क्लास रोज दोपहर 12:30 बजे आपकी शुरू हो जाती है। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय एडमिशन पर मिल जाएगी। आप सब जाकर के वहां पर टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ को देख सकते हैं। और अगर आप सब प्यारे भाई बहन को लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि इस क्लास को कम से कम लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे मित्र आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।